हम आगे चलते हैं और माशाल्लाह डॉक्टर निमरा जफर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, काफी उन्होंने मेहनत किया लिखने में, काफी लंबा क्वेश्चन है। उन्होंने बुक की लाइनें लिखी हुई है, तो बुक की उन्होंने ये लाइन लिखी है कि हाइपरप्लेजिया ड्राइवन बाय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस्ड बाय कार्पस ल्यूटियम फर्स्ट ट्राइमेस्टर फीटस एंड प्लेसेंटा लेटर इन प्रेगनेंसी टू। तो क्या एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस करता है कार्पस ल्यूटियम? देखें, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि हाइपरप्लेजिया इज ड्राइवन बाय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। हाइपरप्लेजिया, हाँ, प्रोड्यूस्ड बाय द कार्पस ल्यूटियम फर्स्ट ट्राइमेस्टर फीटस एंड प्लेसेंटा इन द प्रेगनेंसी। देखें, प्रेगनेंसी, आप डॉक्टर निमरा थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई है, मैं इनको कर सकता हूँ, इनको सीधा बताता हूँ कि सीधा रास्ता क्या है। जब प्रेगनेंसी होती है, जब क्या होती है, प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाते हैं, दोनों ज्यादा हो जाते हैं। और हमें यह भी पता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों क्या कराते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट कराते हैं। ठीक हो गया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों ज्यादा होते हैं प्रेगनेंसी में। ओके, अब आपकी बुक ने ये लाइन लिखी हुई है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरप्लेजिया क्यों होता है। हाइपरप्लेजिया इज ड्राइवन बाय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, लेकिन उसके बाद उसने सिर्फ प्रोजेस्टेरोन के बारे में बताया हुआ है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होता है, इसमें जो प्रोजेस्टेरोन बनता है, ये मैंने आपको करवाया भी था फिजियोलॉजी में, कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो कहाँ से बनता है। वो सिर्फ मतलब मैंने आपको बताया था कि 10 से जो 12 हफ्ते होते हैं, मतलब कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो कहाँ से बन रहा होता है, वो कार्पस ल्यूटियम से बन रहा होता है। वो कहाँ से बन रहा होता है, कार्पस ल्यूटियम से। कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, एक ट्राइमेस्टर के बाद जवाब दे जाता है। उसके बाद, उसके बाद जो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, इसमें फीटस, इसमें फीटस और आपका प्लेसेंटा क्या बना रहा होता है, प्रोजेस्टेरोन। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है ये मेजरली प्रोजेस्टेरोन ही करवाता है। ठीक है, मेजरली क्या करवाता है, प्रोजेस्टेरोन ही करवाता है। लेकिन एस्ट्रोजन भी ज्यादा होता है प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मिलके इसकी ग्रोथ कराते हैं, और एस्ट्रोजन कार्पस ल्यूटियम से नहीं बनता। एस्ट्रोजन कभी भी कार्पस ल्यूटियम से नहीं बनता। प्रेगनेंसी में वैसे ही एस्ट्रोजन ज्यादा होता है। जी, समझ आ गई है सबको, या दोबारा इसको बताऊं, जल्दी बताएं, आसान बातें हैं यार। चलें जी, समझ आ गई है। ओके, हम आगे चलते हैं। ओके, हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कि यार जो हमारी ब्रेस्ट पैथोलॉजीज हैं इनकी 3 टाइप्स हैं। यहाँ पे अब ये बिल्कुल आसान सी बातें हैं, सीधी सीधी बातें हैं। जो ब्रेस्ट पैथोलॉजी है इसकी ना 3 टाइप्स, हमने 3 तरह की डिजीजेस पढ़नी है। ब्रेस्ट पैथोलॉजी में हमने 3 टाइप्स की डिजीजेस पढ़नी है। इसको जरा गौर से सुनना, आपको अभी सारी बातें याद हो जाएंगी। ठीक हो गया, हाइपरप्लेजियम प्रोजेस्टेरोन का रेल होगा, होगा फिर से, ऑफ कोर्स होगा। हाइपरप्लेजिया होता है प्रोजेस्टेरोन की वजह से है। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन देखो, सबसे पहले जो डिजीज हम पढ़ेंगे दैट इज इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। मतलब कि अगर ब्रेस्ट की क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसमें कौन कौन सी डिजीज आती हैं, उसमें आता है मेस्टाइटिस आता है, डक्टल एक्टेजिया आता है, और फैट नेक्रोसिस आती है। ओके, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हमने पढ़नी है दैट आर बिनाइन ट्यूमर्स, दैट आर बिनाइन ट्यूमर्स, मतलब कि वो ट्यूमर तो हैं, वो ब्रेस्ट के कैंसर तो हैं, लेकिन वो क्या है, वो इतने खतरनाक नहीं है। और तीसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ना है, तीसरे नंबर पे हमने पढ़ना है जी मलिग्नेंट। तीसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ना है, मलिग्नेंट पढ़ना है। ठीक हो गया, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा सुन के, और बहुत आसान है ये। ठीक है, बहुत आसान है। शायद आपको ये मुश्किल भी लग रहा हो, लेकिन जब आप इसको बुक से रीड करोगे आपको ये सारा फौरन समझ आ जाएगा। ओके, सबसे पहला है दैट इज एक्यूट मेस्टाइटिस। जो पहली डिजीज है दैट इज एक्यूट मेस्टाइटिस, एक्यूट मेस्टाइटिस। ठीक है, तो मेस्टाइटिस, मेस्टाइटिस के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अगर एंड पे क्या आ जाए, मतलब इस आ जाए, आई एस वर्ड आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। तो हमें ये पता चल गया कि इसमें क्या होगी, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी किसकी, ब्रेस्ट की। ठीक हो गया, तो जो इसके हम डेफिनेशन लिखते हैं, इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ कि ये होती क्यों है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन इसकी क्या है कि इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेस्ट पैरेनकाइमा। जो ब्रेस्ट का पैरेनकाइमा है, जो ब्रेस्ट के टिश्यूज हैं, अगर उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको हम कहते हैं मेस्टाइटिस। इसको हम क्या कहते हैं, मेस्टाइटिस। अब आप सारे लावे बैठे और आप कहेंगे कि यार ये होती क्यों है, अब ये इन्फ्लेमेशन होती क्यों है, क्या वजह है। तो इसको हम पढ़ते हैं कि इट इज मोस्ट कॉमन ड्यू टू, ये बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू आता होता है, स्टेफ ऑरियस। ठीक है, स्टेफ ऑरियस, स्टेफ ऑरियस एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया की वजह से होता है स्टेफ ऑरियस एंट्री, स्टेफ ऑरियस एंट्री इनटू फिशर्स, इनटू इनटू फिशर्स ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीड, इनटू फिशर्स ड्यूराइटिस होता है। इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेस्ट पैरेनकाइमा। ब्रेस्ट के पैरेनकाइमा का क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, एंड इट इज मोस्ट कॉमन ड्यू टू स्टेफ ऑरियस एंट्री इनटू द फिशर्स ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग।
कि जब एक माँ बच्चे को दूध पिलाती है, जब एक माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो इसमें क्या होता है, उसमें क्या हो जाते हैं, उसमें फिशर्स बन जाते हैं, उसमें जख्म हो जाते हैं। तो आपके पास फीमेल आएगी, आपके पास एक फीमेल आएगी और वो कहेगी कि डॉक्टर साहब जो मेरे ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट में क्या होती है कि जलन सी होती है, और क्या है अरिथमेटियस, उसमें अरिथमेटियस, अरिथमेटियस का मतलब क्या होगा कि उसकी जो ब्रेस्ट के मतलब जो एरियोला होगा, जो ब्रेस्ट का जो ब्लैक वाला पोर्शन है उसको हम एरियोला कहते हैं। तो उसमें जो ब्रेस्ट होगी वो क्या होगी, अरिथमेटियस ब्रेस्ट होगी, मतलब कि जो उसका एरियोला पोर्शन होगा वो क्या होगा, रेडिश नजर आएगा आपको। ठीक है, रेडिश नजर आएगा, अरिथमेटियस ब्रेस्ट विद प्यूरुलेंट डिस्चार्ज। ठीक है, कि वो आपको कही कि डॉक्टर साहब अक्सर जो ब्रेस्ट है उस पर जलन रहती है, और क्या होता है जो निपल है उससे एक ना रेशा सा निकलता रहता है। तो आपको पता चल गया कि इट इज मेस्टाइटिस, इट इज मेस्टाइटिस। और इट अरिथमेटियस ब्रेस्ट, इसमें आपको क्या मिलेगी, अरिथमेटियस ब्रेस्ट मिलेगी विद प्यूरुलेंट, विद प्यूरुलेंट निपल डिस्चार्ज। ठीक है, जो निपल होगा उससे एक डिस्चार्ज मिलेगा, और मतलब कि पस लाइक एक डिस्चार्ज निकलेगा। ये किस में होता है, ये होता है जी इसमें एक्यूट मेस्टाइटिस में। एंड इट में प्रोग्रेस टू एब्सेस। उसके बाद ये क्या बन सकता है, एब्सेस भी बन सकता है। अब एब्सेस का आप सबको पता है कि एब्सेस क्या होता है, पस फिल्ड पॉकेट, कि अगर एक पॉकेट है और उसके अंदर पस है, उसके अंदर रेशा भरा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं ऑब्सेस। और अगर एक पॉकेट है और उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्ट। ओके, अब आपके पास एक फीमेल किस तरह आएगी, देखो, फर्ज करो कि ये क्या है, ब्रेस्ट है और ये क्या है, निपल है उसका। ठीक है, तो जब जो फीमेल होगी, अगर जो वो अपने बेबी को दूध पिलाएगी, तो उस क्या हो सकता है कि ब्रेस्ट के ऊपर डिफरेंट स्कार्स बन सकते हैं, डिफरेंट क्या बन सकते हैं, फिशर्स बन सकते हैं। और वो फिशर्स क्या होंगे, दे विल बी नाइडस फॉर बैक्टीरियल एंट्री, कि वहां से जो बैक्टीरिया होता है स्टेफ ऑरियस, वो बहुत आसानी से अंदर पेनिट्रेट कर सकता है। जब वो पेनिट्रेट करेगा तो क्या होगा, उसको मेस्टाइटिस हो जाएगा, उसको इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। और इसमें मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया जो आपने याद रखना है, दैट इज स्टेफ ऑरियस, स्टेफ ऑरियस एंट्री होती है इसमें। इसमें क्या होती है, स्टेफ ऑरियस एंट्री होती है। और इसमें आपके फीमेल फीमेल क्या लेके आएगी कंप्लेन, फीमेल कहेगी कि जलन होती है, और जो ब्रेस्ट है वो रेड हो गई है, और जो निपल है उसमें से पसी डिस्चार्ज होता है, मतलब कि जो पास है वो डिस्चार्ज होती रहती है। और ये जो है ये अब्सेस भी बन सकता है। ठीक है, ये क्या बन सकता है बाद में, अब्सेस भी बन सकता है। अब आप कहते हैं कि यार इसका ट्रीटमेंट क्या कैसे हम करेंगे, तो इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कि आप, ये बहुत अहम बात है जो अब मैं आपको बताने लगा हूँ। इसमें आपने जो फीमेल है उसको कहना है कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग, कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग, कि आपने फीमेल को कहना है कि आपने ना अपनी मतलब दूध पिलाना जारी रखना है, आपने दूध पिलाना नहीं रुकना, आपने बेबी को लाजमी दूध पिलाना है। ये यूएसएमएलई का क्वेश्चन है, यूवर्ड में इसके बारे में पूरा क्वेश्चन है कि जो एक्यूट मेस्टाइटिस है, हम सबसे पहले फीमेल को क्या एडवाइस करेंगे। तो आपने उसको कहना है कि कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, कि आपने उसको ब्रेस्ट फीड लाजमी कराना है, आपने उसको ब्रेस्ट फीड लाजमी कराना है। उसके बाद आपने उसको एक एंटीबायोटिक देनी है जो कि क्या होती है, डिक्लोक्सिसिलिन। ठीक है, डिक्लोक्सिसिलिन। ठीक है, डिक्लोक्सिसिलिन आपने उसको एंटीबायोटिक देनी है। और अगर उसको पेन हो रही है तो आपने कोई भी एनाल्जेसिक दे देना। ठीक है, एनसेड वगैरह दे सकते हैं आप, तो एनाल्जेसिक दे देना है और डिक्लोक्सिसिलिन दे देना है। और आपने उसको ये लाजमी बताना है कि आपने अपनी ब्रेस्ट फीड जारी रखनी है। ये इसकी क्या वजह है, देखो, अगर तो क्या हो रहा है इसमें, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया। इसकी एक तो वजह ये होती है कि अगर मतलब एक माँ है और वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो उससे भी फिशर हो सकता है। ठीक है, उससे भी क्या हो सकता है, उससे भी फिशर डेवलप हो सकते हैं। लेकिन इसकी एक और वजह है कि इनसुफिशियंट मिल्क ड्रेनेज, इनसुफिशियंट मिल्क ड्रेनेज, कि अगर एक माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही और वो प्रेग्नेंट, मतलब वो प्रेग्नेंट हुई, अब उसने बेबी को डिलीवर किया, लेकिन वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही, जो मिल्क है वो उसकी डक्स के अंदर ही है, तो उसमें भी बैक्टीरिया के अटैक हो सकता है। ठीक हो गया, तो आप अगर वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही तो आपने उसको कहना है कि फौरन दूध पिलाएं। तो उससे क्या होगा कि उससे उसकी इन्फ्लेमेशन काफी हद तक ठीक हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, आपने याद रखनी है कि कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग, कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग, कि ब्रेस्ट फीड आपने बच्चे को लाजमी करवाना है। ये यूएसएमएलई का क्वेश्चन है। ओके, डॉक्टर मिनाल पूछ रहे हैं जी फीडिंग से बेबी इफेक्ट नहीं होगा क्या, नहीं होगा। बेबी इफेक्ट क्यों, कैसे होगा। ठीक है, जो इन्फ्लेमेशन है वो तो उसमें ब्रेस्ट में है ना, तो बेबी सिर्फ मिल्क कंज्यूम कर रहा है, तो उसमें नहीं होगा। अच्छा, हम आगे चलते हैं। बिल्कुल आसान सी बात है ये क्यूट मास्टाइटिस, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, जब आप इसको बाद में पढ़ोगे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जो दूसरी डिजीज है दैट इज पेरीडक्टल, पेरीडक्टल एक्टेजिया। ठीक है, उसकी दूसरी डिजीज है दैट इज पेरी, पेरी का मतलब क्या होता है, अराउंड। ठीक है, पेरीडक्टल, पेरीडक्टल एक्टेजिया। ठीक है, पेरीडक्टल एक्टेजिया में आपने क्या बातें याद रखनी है, बिल्कुल सीधी सी बातें आई है। स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ऑफ डक्ट, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ऑफ डक्ट ये क्या है, इसको हम पढ़ते हैं, मेटाप्लेजिया अभी हमने पढ़ना भी है क्या होता है। पेरिडक्टल, पेरिडक्टल मेस्टाइटिस, इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ सब एरियोलर डक्ट्स
इसमें क्या होती है, इन्फ्लेमेशन ही होती है। इसमें क्या, उसमें क्या था, उसमें पैरेनकाइमा की इन्फ्लेमेशन हुई थी। इसमें किसकी इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरी, इन्फ्लेमेशन ऑफ सब एरियोलर, जो एरियोला के नीचे डक्ट्स हैं उनकी क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन ऑफ सब एरियोलर डक्ट्स, जो एरियोला के नीचे डक्ट्स हैं उनकी क्या हो जाएगी, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेरीडक्टल मेस्टाइटिस। और ये किस में होता है, ये स्मोकर्स में होता है। जो फीमेल स्मोकिंग करती हैं उनमें ये इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। और इसमें एक चीज आपने याद रखनी है कि इट इज ड्यू टू रिलेटिव विटामिन ए डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, विटामिन ए की क्या होती है, डेफिशिएंसी। विटामिन ए की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। विटामिन ए की क्या होती है, डेफिशिएंसी। जो फीमेल होती है उसमें क्या होता है, उसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी। और इसमें जी डॉक्टर मिनाल आप सही कह रहे हैं कि इसमें प्यूरुलेंट डिस्चार्ज भी होगा। ठीक हो गया। तो इसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, और विटामिन ए की डेफिशिएंसी रिजल्ट इन स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। जो उसमें स्क्वेमस एपिथेलियम होगा उसका क्या हो जाएगा, मेटाप्लेजिया। तो स्क्वेमस एपिथेलियम का क्या हो जाएगा, मेटाप्लेजिया। और उस वजह से उसको क्या हो जाएगा, उसको एक मसला आ जाएगा जिसको हम कहते हैं पेरिडक्टल एक्टेजिया। उसकी जो एरियोला के नीचे डक्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, वो इन्फ्लेम्ड कर देंगे, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो ये मोस्टली क्यों होता है, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की ये क्या होता है, डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ऑफ लेक्टिफेरस डक्ट। तो लेक्टिफेरस डक्ट का समझ आया कि आपको मैं दोबारा बताता हूँ। देखो ये क्या है, ये पीछे से लब्यूल है, और आगे क्या है, मेन डक्ट है। और उसके बाद हमने कहा था कि एक स्वोलन डक्ट थी, और उसके बाद निपल आता है। ये जो स्वोलन डक्ट थी, इस डक्ट को हम क्या कहते हैं, इस डक्ट को हम कहते हैं लेक्टिफेरस डक्ट। तो इसमें जो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, देखो ये निपल है, मतलब ये एरियोला है, तो इसके नीचे जो लेक्टिफेरस डक्ट होगा इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो जाएगा। इसमें जो स्क्वेमस सेल्स होंगे वो किसी और सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो इससे फीमेल को क्या हो जाएगा, पेरिडक्टल मेस्टाइटिस हो जाएगा। डॉक्टर मिनाल पूछ रही हैं जी कि इसमें प्यूरिन डिस्चार्ज की वजह से बेबी इफेक्ट होगा क्या। देखिए इफेक्ट हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इफेक्ट होगा। और आप कोई भी मेडिसिन की बुक उठा के देख लें, आपको हर बुक पे यही मिलेगा कि इसका सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि फीमेल अपने बेबी को दूध पिलाए। ठीक हो गया। तो अगर इसमें कोई इफेक्ट होता होता तो फिर हम क्यों उसको कहते हैं कि आप दूध पिलाएं। इसके क्रोनिक मेस्टाइटिस को इसको क्रोनिक मेस्टाइटिस भी कह सकते हैं जी, क्रोनिक मेस्टाइटिस भी कह सकते हैं। ये एक्टेजिया नहीं होगा, ये एक्टेजिया नहीं होगा। क्या डॉक्टर स्मिना आप क्या पूछ रही हैं, आईजी एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट करेंगे। जी आईजी एंटीबॉडीज भी तो है ना, मिल्क में आईजी एंटीबॉडीज भी होती हैं, तो वो भी प्रोटेक्ट कर सकती हैं उससे, बैक्टीरियल अटैक से। सर एंटीबॉडीज भी तो है ना, जी जी डॉक्टर मारिया, डॉक्टर काशिफ आप सही कह रहे हैं कि एंटीबॉडीज भी तो होती है ना फीमेल में, तो वो भी बेबी को बचाएंगे। और वैसे भी मुझे नहीं लगता ये इफेक्ट करेगा। अगर ये इफेक्ट करता होता तो फिर हम उसको क्यों कहते हैं कि आप अपने बेबी को दूध पिलाएं। अच्छा विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होगा, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होगा, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होगा। स्क्वेमस क्या होगा, मेटाप्लेजिया होगा किसका, लेक्टिफेरस डक्ट का, मेटाप्लेजिया। ठीक है, मेटाप्लेजिया होगा किसका, लेक्टिफेरस डक्ट का। ठीक हो गया। डॉक्टर निमरा पूछ रहे हैं जी ये कैसे होगा, मतलब मेटाप्लेजिया कैसे होगा। तो इसकी वजह मुझे भी नहीं पता, बस मैंने ये पढ़ा हुआ है कि विटामिन ए की जब डेफिशिएंसी होती है तो स्क्वेमस एपिथेलियम का मेटाप्लेजिया हो जाता है। यार देखें, आप सारे पूछ रहे हैं कि विटामिन ए की वजह से कैसे होगा, स्मोकिंग की वजह से कैसे होगा। मुझे इसकी ये किसी भी बुक पे इसकी वजह नहीं लिखी हुई। ठीक है, इसके मोस्टली चीजों के मैकेनिज्म अननोन होते हैं। सिर्फ आपने ये बात याद रखनी होती है कि विटामिन ए की वजह से ये मेटाप्लेजियम होता है, या स्मोकिंग की वजह से ये मसला ज्यादा हो सकता है। ठीक हो गया। बाकी इनकी वजह पे आपने नहीं जाना। अगर आप वजह पे जाओगे तो फिर आपको मेन चीजें भी नहीं याद रहेंगी। और अगर वजह मैंने देखी भी थी, वजह किसी भी बुक पे कोई खास बात नहीं लिखी हुई कि इसकी वजह से क्यों होता है। बस ये उन फीमेल्स में ज्यादा देखा जाता है जिनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, या उन फीमेल्स में ज्यादा देखा जाता है जो जो कि क्या होती है, जो स्मोकिंग करती हैं। सब एरियोलर स्पेस का भी थोड़ा बता दें। देखिए जो एरियोला होता है, एरियोला क्या होता है, जो फीमेल की ब्रेस्ट का ब्लैक ब्लैक पोर्शन होता है उसको हम एरियोला कहते हैं, और उसके जो नीचे वाला स्पेस होगा उसको हम सब एरियोला कहेंगे। अच्छा खैर, आप लोगों ने मुझे आगे नहीं जाने देना, अब मैं खुद आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं आपसे एंड पे पूछूंगा कि आपके क्या क्या क्वेश्चन है। ओके। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होगा, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होगा। उसके बाद इसमें क्या आता है, लेक्टिफेरस डक्ट प्रोड्यूसिंग डक्ट उसकी क्या हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, उसको इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो जो लेक्टिफेरस डक्ट है, जो लेक्टिफेरस डक्ट है, लेक्टिफेरस डक्ट उनकी क्या हो जाएगी, उनकी यहाँ तो ब्लॉकेज हो जाएगी, उनकी तो यहाँ क्या हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी, और यहाँ उनकी क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। और उस फीमेल को क्या हो जाएगा, उस फीमेल को हम कहेंगे जिसको क्या हो गया है, पेरीडक्टल मेस्टाइटिस हो गया। उस फीमेल को क्या हो गया जी, पेरीडक्टल मेस्टाइटिस हो गया। इसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि फीमेल आपके पास किस तरह आएगी। तो इसमें आपको मिलेगा सब एरियोलर मैस। ठीक है, जो एरियोला होता है, एरियोला के नीचे आपको एक मैस मिलेगा, प्लस इसके साथ और क्या मिलेगा, निपल रिट्रैक्शन। जो फीमेल होगा, ये बहुत अहम बात है कि फीमेल का जो निपल होगा, जो फीमेल का निपल होगा वो अपनी नॉर्मल नॉर्मल प्लेस में नहीं होगा, वो अपनी नॉर्मल प्लेस से हटा हुआ होगा। तो इसको हम कहते हैं निपल रिट्रैक्शन।
सब एरियोलर स्पेस में आपको एक मैस मिलेगा, सब एरियोलर स्पेस में आपको क्या मिलेगा, एक मैस मिलेगा, और इसमें आपको क्या मिलेगा, निपल रिट्रैक्शन मिलेगी। ठीक है, जो निपल होगा वो अपनी नॉर्मल स्पेस पे हटा हुआ होगा, नॉर्मल प्लेस से क्या हुआ होगा, हटा हुआ होगा। उसके बाद जो सेकंड डिजीज है, दैट इज मेमोरी डक्ट एक्टेजिया, दैट इज मेमोरी दैट इज मेमोरी डक्ट एक्टेजिया। ठीक है, तो मेमोरी डक्ट एक्टेजिया क्या होता है, एक्टेजिया के आगे लिखें, इसका मतलब होता है डायलेटेशन। एक्टेजिया का मतलब क्या होता है, एक्टेजिया, एक्टेजिया का मतलब क्या होता है, डायलाटेशन। ठीक है, डायलाटेशन, कि अगर किसी डक्ट की क्या हो गई है, डायलाटेशन हो गई है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्टेजिया। और मेमोरी डक्ट का अगर क्या हो जाए, एक्टेजिया हो जाए, तो एक्टेजिया का मतलब क्या है, डायलेटेशन, कि अगर जो मेमोरी डक्ट्स हैं उनकी उनकी डायलेटेशन हो जाए, तो उसको हम कहते हैं मेमोरी डक्ट एक्टेजिया। तो इसमें उसने ये लिखा हुआ है कि अगर इन्फ्लेमेशन भी हो, अगर सिर्फ इन्फ्लेमेशन है तो उसको हम क्या कहते हैं, अगर सिर्फ इन्फ्लेमेशन है सब एरियोलर टिश्यूज की, तो उसको हम कहते हैं पेरिडक्टल मेस्टाइटिस। और अगर इन्फ्लेमेशन भी है प्लस उसके साथ क्या है, डायलेटेशन भी है, मतलब जो वेसल्स है वो डायलेट भी कर चुकी हैं, डायलेटेशन भी है और इन्फ्लेमेशन भी है, दो चीजें हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मेमोरी डक्ट एक्टेजिया। ठीक है, मेमोरी डक्ट एक्टेजिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेमोरी डक्ट एक्टेजिया के जो मेमोरी डक्ट्स हैं उनका एक्टेजिया हो गया, अगर इन्फ्लेमेशन भी है और डायलेटेशन भी हो चुकी है। इसमें आपको इसमें जो डिस्चार्ज होगा वो डिस्चार्ज कौन सा होगा, दैट विल बी ग्रीन ब्राउन निपल डिस्चार्ज। जो निपल से डिस्चार्ज आ रहा होगा वो कौन सा होगा, ग्रीन ब्राउन, मतलब ग्रीन या ब्राउन कलर का आपको एक डिस्चार्ज मिलेगा, ग्रीन ब्राउन निपल डिस्चार्ज मिलेगा। ठीक है, जो निपल होगा उससे आपको एक डिस्चार्ज मिलेगा जिसका कलर क्या होगा, ग्रीन ब्राउन। ठीक है, ग्रीन ब्राउन डिस्चार्ज होगा, ग्रीन ब्राउन निपल डिस्चार्ज मिलेगा, ग्रीन ब्राउन निपल डिस्चार्ज मिलेगा। ओके, इसके बाद उसने ये लिखा हुआ है कि एंड पेरी एरियोलर मैस, कि जो एरियोला होगा उसके इर्द गिर्द आपको क्या मिलेगा, उसके इर्द गिर्द आपको क्या मिलेगा, मैस मिलेगा, पेरी एरियोलर मैस मिलेगा, और ग्रीन ग्रीन ब्राउन निपल डिस्चार्ज मिलेगा। डॉक्टर तलहा वलीद पूछ रहे हैं जी, इन्फ्लेमेशन और डायलिटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस बता दें। ओके जी, देखिए इन्फ्लेमेशन क्या होती है। इन्फ्लेमेशन आपको पता है कि हमारी बॉडी में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, कि हमारी बॉडी में जहां किसी जगह पे एक अटैक होता है तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन से क्या होती है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, एडिमा हो जाता है, पेन होती है हमें, ये सारी चीजें हैं। ठीक हो गया, तो इन्फ्लेमेशन में क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन, आपको पता है कि इन्फ्लेमेशन क्या है, कि इन्फ्लेमेशन इट इज, जब कोई बैक्टीरिया अटैक करता है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी जब रिएक्ट करती है उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। तो इसमें क्या होगा, रेडनेस हो जाएगी, और क्या होगा, उसको वहां पे एडिमा हो जाएगा। ठीक है, रेडनेस होगी, एडिमा होगा, पेन होगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन, पेन होगी, रेडनेस होगी, एडिमा होगा। ओके, लेकिन जो डायलाटेशन है, डायलाटेशन डायलाटेशन का मतलब है कि डायलेट हो गया। ठीक है, मतलब अगर ये वेसल इस तरह थी, ये वेसल अगर इस तरह थी, तो ये डायलेट कर गई है, बड़ी हो गई है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डायलाटेशन। अगर सिर्फ इन्फ्लेमेशन है तो इसको हम कहते हैं पेरीडक्टल मेस्टाइटिस। और अगर इन्फ्लेमेशन के साथ डायलेटेशन भी है तो उसको हम कहते हैं मेमोरी डक्ट एक्टेजिया। ठीक है, अगर जो वेसल है वो बड़ी बड़ी हो गई है तो, और उसके साथ इन्फ्लेमेशन भी है, तो इसको कहेंगे मेमोरी डक्ट एक्टेजिया। और इसमें हमें जो डिस्चार्ज मिलता है वो कौन सा मिलता है, ग्रीन ब्राउन निपल डिस्चार्ज मिलता है, और पेरी एरियोलर मैस मिलता है, पेरी एरियोलर मैस मिलता है, और क्या मिलता है हमें, ग्रीन डिस्चार्ज मिलता है। ओके, और इसमें एक और चीज है कि इसमें जो निपल होता है वो क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। ठीक है, इसमें हमें इन्वर्टेड निपल मिलेगा, इन्वर्टेड निप्पल मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको डायग्राम तो नहीं समझा सकता, आप गूगल करो और गूगल पे इन्वर्टेड निप्पल लिखो तो आपको वो डायग्राम आ जाएगी कि इन्वर्टेड निप्पल किस तरह का नजर आता है। तो इन्वर्टेड निप्पल आपको मिलेगा, और इसमें आपको क्या मिलेगा, ग्रीन ब्राउन निप्पल डिस्चार्ज मिलेगा। उसके अलावा जब हम इसकी बायोप्सी कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो जब हम इसकी बायोप्सी कराएंगे तो बायोप्सी में अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, अगर क्या है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मतलब काफी देर से इन्फ्लेमेशन चल रही है, तो आपको क्या मिलेंगे, आपको प्लाज्मा सेल भी मिलेंगे। ठीक है, आपको क्या मिलेंगे, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन विद प्लाज्मा सेल्स, विद प्लाज्मा सेल और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के आपको सारे साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे बायोप्सी पे। ठीक हो गया, बहुत आसान सी बात है। उसके बाद बाकी इसमें, हाँ इसमें बस यही बात है आपने याद रखनी है। अब इसमें आपने ये चीज याद रखना कि नेक्रोसिस लीव्स फैटी टिश्यू। हाँ, मुझे जल्दी से ये बताएं कि आपको ये समझ आ गया है, मेमनी डक्ट एक्टेजिया और आप पेरीडक्टल मेस्टाइटिस, ये दोनों समझ आ गए, बिल्कुल आसान सी बातें हैं। ये आप बुक से रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगी फौरन इसकी। ओके जी, माशाल्लाह सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। आगे है जी फैट नेक्रोसिस। अब फैट, इसमें एक कॉन्सेप्ट समझने वाला है, बाकी सारा कुछ बुक पे लिखा हुआ है, जो समझने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। फैट नेक्रोसिस, ठीक है, फैट नेक्रोसिस, इसकी फीमेल आपके पास किस तरह आएगी। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा होता है ट्रॉमा की वजह से।
मतलब अगर एक फीमेल है, उसकी ब्रेस्ट पे कोई ट्रॉमा हो गया, उसको कोई चोट लग गई है, मतलब उसका कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया था, या उसके ब्रेस्ट पे कोई ना कोई चोट लग गई थी, तो क्या होगा? अब आपको पता है कि जो ब्रेस्ट होती है, ब्रेस्ट किससे मिलकर बनी होती है? फैट से मिलकर बनी होती है, फैटी टिश्यूज होते हैं और एडिपोज टिश्यू होते हैं मोस्टली ब्रेस्ट में। तो अगर जो ब्रेस्ट है उसमें ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, ब्रेस्ट में क्या हुआ? ट्रॉमा हुआ। अब जब ट्रॉमा होगा तो क्या होगा? जब ट्रॉमा होगा तो क्या होगा? नेक्रोसिस होगी, ठीक है, ट्रॉमा होगा तो क्या होगी? नेक्रोसिस होगी। जब नेक्रोसिस होगी तो क्या होगा कि उसको, इस डिजीज को हम कहते हैं फैट नेक्रोसिस। मतलब जब ट्रॉमा होता है तो जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उनकी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। अब हम इसको समझते हैं कि यार ये होता क्या है। तो आपने एक चीज याद रखनी है, आपने एक चीज याद रखनी है, मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ, अपनी बुक पे लाजमी इसको लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैल्सिफिकेशन, ठीक है, कैल्सिफिकेशन आपने बड़ी जगह पे पढ़ा होगा यार, कैल्सिफिकेशन क्या होता है? तो कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर किसी चीज में कैल्शियम ऐड हो गया है तो इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन। इसको हम क्या कहते हैं जी? कैल्सिफिकेशन कहते हैं। ओके, अब हम कहते हैं कि जो कैल्सिफिकेशन होती है वो दो किस्म की होती है। जो कैल्सिफिकेशन होती है वो दो किस्म की होती है। कौन कौन सी? एक कैल्सिफिकेशन को हम कहते हैं मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। एक कैल्सिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। और जो दूसरी कैल्सिफिकेशन होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। आपने अक्सर जगह पे ये पढ़ा होगा, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। ये हम दो तरह की कैल्शियम पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। जो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन है, इट इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू हाइपर कैल्सीमिया। इट इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू हाइपर कैल्सीमिया। मतलब कि फर्ज करो एक फीमेल है, उसकी बोन्स टूट रही हैं, उसमें पीटीएच ज्यादा हो गया, पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा हो गया, उसकी बोन्स टूट रही हैं। जब उसकी बोन्स टूटेंगी तो क्या होगा? कैल्शियम ज्यादा होगा। और जब कैल्शियम ज्यादा होगा तो कैल्शियम क्या हो जाएगा? टिश्यू में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। और जिस टिश्यू में डिपॉजिट होगा उसको हम क्या कहेंगे कि यार इस टिश्यू की ना मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन हो गई है। फर्ज करो अगर वो किडनी में डिपॉजिट होता है कैल्शियम, तो उसको हम कहेंगे कि यार ये क्या है? इस किडनी की मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन हो रही है। ओके, एक होता है डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन क्यों होता है? इट इज ड्यू टू ट्रॉमा। ये ट्रॉमा की वजह से हो सकता है या फिर नेक्रोसिस की वजह से हो सकता है। आपने याद रखना है कि जब कोई टिश्यू, ठीक है, जब कोई टिश्यू की को ट्रॉमा होता है, मतलब कोई किसी टिश्यू की नेक्रोसिस होती है या फिर ट्रॉमा होता है, तो वो टिश्यू एक मैग्नेट के तौर पे काम करता है। वो क्या करता है? वो मैग्नेट के तौर पे काम करता है। वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। किसको अट्रैक्ट करता है? अट्रैक्ट करता है कैल्शियम को। अट्रैक्ट करता है किसको? कैल्शियम को। तो जब वो अट्रैक्ट करेगा कैल्शियम को, तो जहां पे नेक्रोसिस हुई है उसकी क्या आ जाएगी? उसकी क्या हो जाएगी? उसकी कैल्सिफिकेशन हो जाएगी। और इस कैल्सिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। तो जो कैल्सिफिकेशन होती है वो दो किस्म की होती है, मैं इसको रिवाइज करता हूँ। एक होती है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, मतलब कि फर्ज करो अगर किसी बंदी की में पीटीएच ज्यादा है, ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा है, या उसकी बोन्स टूट रही है, या उसने कैल्शियम ज्यादा खा लिया, मतलब किसी भी वजह से अगर कैल्शियम ज्यादा है, तो अगर कैल्शियम ज्यादा होगा तो कैल्शियम क्या करेगा? टिश्यूज में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। जब टिश्यू में डिपॉजिट होगा तो इस किस्म की कैल्सिफिकेशन को हम कहते हैं मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। दूसरे नंबर पे एक और टिश्यू है, फर्ज करो उसमें ट्रॉमा हुआ है, उसमें क्या हुआ है? ट्रॉमा हुआ है या उसकी नेक्रोसिस हुई है, तो वो क्या करेगा? वो एक मैग्नेट के तौर पे काम करेगा। वो कैल्शियम को अपने तरफ खींचेगा। जब वो अपने तरफ खींचेगा तो कैल्शियम उसके अंदर डिपॉजिट हो जाएगी, और उस टिश्यू की क्या हुई है? नेक्रोसिस हुई है। और नेक्रोसिस के बाद अगर उसमें कैल्सिफिकेशन होती है तो उस इस टाइप की कैल्सिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? इस टाइप की कैल्सिफिकेशन को हम कहते हैं डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। इस टाइप की कैल्सिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन कहते हैं। तो अब जरा मुझे शाहबाज सारे लावे बताएंगे कि जो फैट नेक्रोसिस है, जो फैट नेक्रोसिस है, इसमें नेक्रोसिस हुई है, इसमें नेक्रोसिस हुई है, तो इसमें कौन सी कैल्सिफिकेशन होगी? मेटाप्लास्टिक होगी या डिस्ट्रोफिक होगी? तो डॉक्टर समीना और डॉक्टर मारिया, डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर समन, डॉक्टर मिनाल और डॉक्टर अनम तकरीबन सारे सही बता रहे हैं कि इसमें में कौन से मिलेगी? इसमें मिलेगी डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें फीमेल को ट्रॉमा हुआ। जब ट्रॉमा हुआ तो क्या हुआ कि उसकी जो फैट के टिश्यूज थे वो उनमें नेक्रोसिस हुई। जब उनमें नेक्रोसिस हुई तो कैल्शियम ऐड हुआ। जब कैल्शियम ऐड हुआ तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। अब जरा, अगर आपने बायोकेम बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपको एक चीज पता होगी कि अगर हम फैट में, ठीक है, अगर फैट के साथ, ठीक है, अगर क्या हो कि मतलब हम फैट के साथ ऐड कर दें कैल्शियम को, जो फैट है, जो एडिपोज टिश्यू है, अगर इनमें हम फैट में कैल्शियम को ऐड करें तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अगर जो फैट है इसमें अगर हम कैल्शियम ऐड कर दें तो इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पोनिफिकेशन। ठीक हो गया? तो समझ आ गई है? ये दो बातें आपने लाजमी याद रखनी है कि जो फैट नेक्रोसिस होती है इसमें डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होती है, और इसमें इसमें क्या होता है? इसमें स्पोनिफिकेशन होती है।
मतलब कि जो फैट है उनका पहले नेक्रोसिस होगा, बाद में उसमें कैल्शियम डिपॉजिट होगा, और उसको हम इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पोनिफिकेशन कहते हैं। बिल्कुल आसान सी बातें हैं। और इसमें जो फीमेल होगी वो आपके पास आएगी कि डॉक्टर साहब मुझे ना एक गिल्टी सी फील होती है उसमें ब्रेस्ट में। तो जब आप उसकी मेमोग्राफी कराओगे, मेमोग्राफी क्या मतलब, जिस तरह एक चेस्ट का एक्सरे होता है, तो जो ब्रेस्ट का एक्सरे है उसको हम कहते हैं मेमोग्राफी। ठीक है, मेमोग्राफी आपकी पथोमा पे डायग्राम भी बनी हुई है, मेमोग्राफी। जब आप उसकी मेमोग्राफी कराओगे तो मेमोग्राफी पे आपको क्या मिलेगा, आपको कैल्सिफिकेशन मिलेगी, आपको व्हाइट पैचेस मिलेंगे। ठीक है, आपको क्या मिलेगी, कैल्सिफिकेशन मिलेगी। आपको पता है कि जो कैल्शियम है मतलब जो हड्डियां हैं या जिस जिस चीज में कैल्शियम होता है वो हमें व्हाइट नजर आता है एक्सरे पे और बाकी चीजों पे। तो ये हमें क्या नजर आएगा, व्हाइट पैचेस नजर आएंगे किसमें, मेमोग्राफी में। तो हमें समझ आ जाएगी कि यार इसको ना फैट नेक्रोसिस हुई है ड्यू टू डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। और जब हम उसकी बायोप्सी करवाएंगे तो बायोप्सी पे हमें क्या मिलेगा, ठीक है, बायोप्सी पे भी हमें क्या मिलेगा, नेक्रोटिक फैट मिलेगी। जो फैट होगी उसकी नेक्रोसिस हुई होगी, नेक्रोटिक फैट मिलेगी, नेक्रोटिक नेक्रोटिक फैट मिलेगी। और हमें क्या मिलेगा, कैल्सिफिकेशन मिलेगी और जॉइंट सेल मिलेगा। ठीक है, बड़े बड़े सेल्स मिलेंगे, जॉइंट सेल्स मिलेंगे, नेक्रोटिक फैट मिलेगी, और हमें ये सारी चीजें मिलेंगी। तो ये बहुत आसान सी डिजीज है, लेकिन इसमें ये बातें समझने वाली है कि कैल्सिफिकेशन दो किस्म की होती है। अगर कैल्शियम ज्यादा की वजह से हो रही है तो इसको हम कहते हैं मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। अगर मतलब किसी ट्रॉमा की वजह से कैल्सिफिकेशन हो रही है तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। मुझे जल्दी से शाबाश सारे बता दें कि इन्फ्लामेटरी डिजीज समझ आ गई है सबको, कोई मसला तो नहीं रह गया, जल्दी बताएं। जब आप इसको पथोमा से पढ़ोगे तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा, बिल्कुल आसान सी बातें हैं। चलें जी, सबको क्रिस्टल क्लियर समझ आ चुकी है। हम आगे चलते हैं, और आगे है जी हमारा बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर्स में आता है फिब्रोसिस्टिक चेंजेस। ठीक है, आगे जो हमारा है डेट आर बिनाइन बिनाइन ट्यूमर या फिब्रोसिस्टिक चेंजेस। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया है, अब हम पढ़ते हैं बिनाइन ट्यूमर्स। बिनाइन ट्यूमर्स या फिर फिब्रोसिस्टिक चेंजेस, बिनाइन या फिर फिब्रोसिस्टिक चेंजेस। तो ये भी बहुत आसान है, बस आपने थोड़ी थोड़ी बात समझनी है और आपको समझ आ जाएगी। फिब्रोसिस्टिक चेंजेस, ठीक है, तो इसको हम जरा समझते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहला है जी इसमें फिब्रोसिस्टिक चेंज। फिब्रोसिस्टिक चेंज में आपने क्या याद रखना है, फिब्रोसिस्टिक चेंज सबसे पहले हम देखते हैं। फिब्रो फिब्रोसिस्टिक चेंज, ठीक है, फिब्रोसिस्टिक चेंज कि अगर एक फीमेल है उसमें क्या बन रहे हैं, उसमें फिब्रस टिश्यूज भी बन रहे हैं और उसमें सिस्ट भी बन रहे हैं, जिसको हम कहते हैं फिब्रोसिस्टिक चेंज। पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इट इज डेवलपमेंट ऑफ फिब्रोसिस एंड सिस्ट। इट इज डेवलपमेंट ऑफ फिब्रोसिस, डेवलपमेंट ऑफ फिब्रोसिस। मतलब जो फीमेल की ब्रेस्ट होगी उसकी क्या हो जाएगी, उसकी फिब्रोसिस हो जाएगी, और उसमें क्या हो जाएंगे, उसमें बहुत ज्यादा सिस्ट बन जाएंगे। तो इट इज डेवलपमेंट ऑफ फिब्रोसिस एंड सिस्ट इन ब्रेस्ट, मोस्ट कॉमन पोस्ट मेनोपोजल, मोस्ट कॉमन प्री मेनोपोजल है, सॉरी सॉरी, मोस्ट कॉमन क्या है, प्री मेनोपोजल है। मतलब ये प्री मेनोपोज में ज्यादा होती है, प्री मेनोपोजल में ये ज्यादा होती है, प्री मेनोपोजल में ये क्या होता है, ज्यादा होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट होते हैं किसकी, फिब्रोसिस हो जाती है ब्रेस्ट की, और क्या बन जाते हैं, सिस्ट बन जाते हैं। और इसमें ये हार्मोन मेडिएटेड होता है, ये क्या होता है, हार्मोन मेडिएटेड होता है। और इसमें जो प्रेजेंटेशन होगी, प्रेजेंटेशन क्या होगी, जो फीमेल होगी वो आपके पास किस तरह आएगी, तो इट प्रेजेंट विद वेग। वेग का मतलब होता है मुबहम सा, मतलब छुपा हुआ। ठीक है, तो इरेगुलर वेग इरेगुलर वेग इरेगुलर ब्रेस्ट टिश्यू। मतलब कि आपको ना जो ब्रेस्ट टिश्यू होंगे ना वो नॉर्मल नहीं नजर आएंगे, वो थोड़े से इरेगुलर से होंगे, लेकिन इतने ज्यादा वो प्रोमिनेंट नहीं होंगे, वो वेग से होंगे, छुपे से होंगे। ठीक हो गया, तो वेग इरेगुलर ब्रेस्ट टिश्यू होंगे उसका मोस्ट कॉमन अपर आउटर क्वाड्रेंट। मोस्ट कॉमन आपको क्या होगा, अपर आउटर क्वाड्रेंट। मोस्ट कॉमन अपर आउटर क्वाड्रेंट में आपको क्या मिलेंगे, इरेगुलर ब्रेस्ट टिश्यू मिलेंगे। अपर आउटर क्वाड्रेंट में आपको क्या मिलेंगे, इरेगुलर से ब्रेस्ट टिश्यू मिलेंगे। ओके, अब हम इसकी बात करते हैं पैथ फिजियो की। ये आपकी बुक पे लाइन नहीं लिखी हुई, इसको लिख लेना लाजमी कि इसकी पैथ फिजियोलॉजी कैसे होती है, मतलब पैथ फिजियो इसकी क्या है। ठीक है, पैथ फिजियोलॉजी के बारे में हम लिख लेते हैं, इसको बुक पे लाजमी लाजमी नोट कर देना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि यार सिस्ट क्यों बन रहे हैं। ठीक है, मतलब सिस्ट क्यों बन रहे हैं। तो अगर एक फीमेल है उसमें मतलब हार्मोन ज्यादा हो जाते हैं, तो आपको पता है अगर हार्मोन ज्यादा हो जाए जैसे प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन अगर ज्यादा हो जाता है तो उससे क्या हो जाते हैं, उससे सिस्ट बनते हैं। उससे क्या होता है, सिस्ट बनते हैं, फ्लूइड फिल्ड पॉकेट्स बनेंगी, किस में बनेंगी, फीमेल में। तो उसमें क्या बनेगी, सिस्ट बनेंगी, फ्लूइड फिल्ड डक्ट डायलेशन। मतलब सिस्ट बनेंगे और इसके आगे लिखे फ्लूइड फिल्ड डक्ट डायलेशन। जो उसकी डक्ट्स होंगी उसमें फ्लूइड बढ़ जाएगा, फ्लूइड फिल्ड डक्ट डायलेशन। ये आपकी बुक पे लाइनें नहीं लिखी हुई, इसको लिख लेना, फ्लूइड फिल्ड डक्ट डायलेशन। और इसमें क्या होगा, इसमें हमें ब्लू डोम अपेयरेंस मिलती है, ब्लू डोम
अपीयरेंस मिलती है, ब्लू डोम अपीयरेंस मिलती है। जो फ्लूइड होगा वो ब्लू कलर का होगा, तो इसमें हमें क्या मिलेगी, ब्लू डोम अपीयरेंस मिलेगी। लीड्स टू लंपी बम्पी ब्रेस्ट। ठीक है, लंपी बम्पी, लंपी बम्पी ना हम गायनाकोलॉजी में बड़ा वर्ड यूज करते हैं, लंपी बम्पी। इवन के जो फिब्राइड्स होते हैं, जो फिब्राइड्स के मरीज होते हैं, उनमें भी हम ये वर्ड बड़ा यूज करते हैं, लंपी बम्पी यूट्रस। कि जो यूट्रस होगी वो इनलार्ज होगी, और वो बड़ी सॉफ्ट सी, बैगी सी, बोगी सी, मतलब इस तरह की होगी, लंपी बम्पी सी होगी। ठीक है, तो लंपी बम्पी, लंपी बम्पी हमें क्या मिलेगी, ब्रेस्ट मिलेगी। और इसमें क्या होगा, इसमें सिस्ट मिलेंगे। ओके, अब सिस्ट हो गया। अब आप कहते हैं कि यार इसकी फिब्रोसिस क्यों हो रही है। चलो हमने मान लिया कि अगर एस्ट्रोजन ज्यादा है, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा है, तो उससे क्या बन रहे हैं, उससे सिस्ट बन रहे हैं। लेकिन हमें यह भी बताया जाए कि जो आपके अल्लाह भला करे फिब्रोसिस क्यों हो रही है। तो फिब्रोसिस के बारे में हम सीखते हैं कि जो ब्रेस्ट है इसकी फिब्रोसिस क्यों हो रही है। तो देखो, जो सिस्ट है, जब सिस्ट क्या करेगा, सिस्ट अगर रप्चर करेगा, सिस्ट क्या करेगा, रप्चर करेगा। जब सिस्ट रप्चर करेगा तो क्या होगा, सिस्ट जब रप्चर करेगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग वगैरह होगी, मसला होगा, और क्या होगी, इन्फ्लेमेशन होगी। जब इन्फ्लेमेशन होगी तो क्या होगा, जब इन्फ्लेमेशन होगी तो क्या होगा, हीलिंग होगी। फिर एक और सिस्ट रप्चर करेगा, फिर हीलिंग होगी। बार बार इन्फ्लेमेशन, बार बार हीलिंग, तो क्या हो जाएगा, उसको फिब्रोसिस हो जाएगी। मतलब जो वाला ब्रेस्ट के टिश्यूज होंगे उसमें क्या आ जाएंगे, उसमें फिब्रस टिश्यू डिपॉजिट हो जाएंगे, उसमें फाइबर्स आ जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं फिब्रोसिस। तो आपको समझ आ गई कि सिस्ट क्यों बन रहे हैं, ड्यू टू इंक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और फिब्रोसिस क्यों हो रही है, क्योंकि जो सिस्ट है वो रप्चर करेंगे। जब सिस्ट रप्चर करेंगे तो इन्फ्लेमेशन होगी, फिर वो हीलिंग होगी, हीलिंग के बाद फिर इन्फ्लेमेशन होगी, फिर हीलिंग होगी। तो हमने ये सीबीएस में भी पढ़ा था कि अगर बार बार हीलिंग हो, फिर इन्फ्लेमेशन हो, फिर हीलिंग हो, तो इसमें क्या हो जाता है, एंड पे क्या हो जाता है, फिब्रोसिस हो जाती है। क्या हो जाता है, स्कार बन जाता है, फिब्रोसिस हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, स्ट्रोमल फिब्रोसिस हो जाएगी। उसके बाद उसने एक और लिखा हुआ है, दैट इज एपोक्राइन मेटाप्लेजिया, दैट इज एपोक्राइन, एपोक्राइन मेटाप्लेजिया। अच्छा, जो एपोक्राइन मेटाप्लेजिया है ना, इसकी डिटेल में हमने नहीं जाना, क्योंकि ये ना उसमें रॉबिन में लिखा हुआ है, इसकी थोड़ी सी डिटेल भी लिखी हुई है, लेकिन आपके ये किसी मतलब समझ नहीं आया, इसको आपने समझने की कोई जरूरत नहीं है, आपके किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि ये जो फाइब्रोसिस्ट चेंजेस हैं, इनमें इनमें आपको तीन चीजें मिलेंगी, आपको सिस्ट मिलेगा, आपको फिब्रोसिस मिलेगी, और आपको क्या मिलेगा, एपोक्राइन का मेटाप्लेजिया मिलेगा। सिर्फ आपने ये याद रखना है, ठीक है, सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना, इसकी डिटेल में नहीं जाना। डॉक्टर अदनान पूछ रहे हैं जी, एक दफा इसको ना रिपीट कर दें। डॉक्टर अदनान, मैंने ये बताया कि जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होगा तो सिस्ट बनेंगे। जब सिस्ट बनेंगे तो क्या होगा, हमें ब्लू डोम अपीयरेंस मिलेगी। ओके, अब जब सिस्ट है, जब सिस्ट रप्चर करेगा, जब सिस्ट रप्चर करेगा तो क्या होगा, हेमरेज होगा, ब्लीडिंग होगी, या जब रप्चर करेगा तो जाहिर बात है डैमेज होगा। जब डैमेज होगा तो क्या होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, ब्रेस्ट के अंदर क्या होगी, इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन के बाद क्या होती है, हीलिंग होती है। अब हमने सीवीएस में पढ़ा था कि जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन इन्फार्क्शन होता है, जब हम हार्ट की ब्लड सप्लाई कम करते हैं तो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है। लेकिन फिर हम उसकी जब रीपरफ्यूजन करते हैं तो उसकी रीपरफ्यूजन इंजरी होती है, फिर इन्फ्लेमेशन होती है, फिर हीलिंग होती है। बार बार अगर किसी चीज की इन्फ्लेमेशन हीलिंग करवाएं, तो एंड पे क्या बन जाता है, एक स्कार बन जाता है। एंड पे क्या बन जाता है, उस टिश्यू की फिब्रोसिस हो जाती है। तो इसी तरह जब सिस्ट रप्चर करेंगे, इन्फ्लेमेशन होगी, फिर हीलिंग होगी, फिर इन्फ्लेमेशन होगी। जब बार बार ये चीजें होंगी तो क्या होगा, उसकी फिब्रोसिस हो जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, फिब्रोसिस हो जाएगी। ओके, उसके बाद आपने याद रखना है कि इसमें एक एपोक्राइन मेटाप्लेजिया होता है। इसमें आपने ये याद रखना है कि अल्ट्रेशन ऑफ लोब्यूलर एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, इसकी सिर्फ एक लाइन आपने याद रखनी है कि इसमें अल्ट्रेशन हो जाती है, जो सेल्स होते हैं वो बदल जाते हैं। कौन से सेल्स बदल जाते हैं, लोब्यूलर अल्ट्रेशन ऑफ लोब्यूलर एपिथेलियल सेल्स जो लोब के एपिथेलियल सेल्स हैं, उनकी क्या हो जाएगी, अल्ट्रेशन हो जाएगी, वो बदल जाएंगे। टेक एन अपेयरेंस ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड, और वो एक एपोक्राइन ग्लैंड की क्या कर लेंगे, अपेयरेंस कर लेंगे। बस आपने इसमें ये वर्ड याद रखना है कि एपोक्राइन मेटाप्लेजिया होता है, ये सबसे अहम बात है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि यार ये तो है, तो सारा बिनाइन है, अब हमें ये भी बताएं कि इसका मतलब कितने चांसेस है कि आगे ये कैंसर में डेवलप हो जाए। तो अगर आपने यूएसएमएलई करना है, अगर आपने यूएल्ड करना है, तो इसमें इसके क्वेश्चन मौजूद है उस पे कि बताएं कि सबसे ज्यादा हमारे पास कौन सा फिब्रोसिस्टिक चेंज है कि जिसके कम से कम चांसेस होते हैं कैंसर में डेवलप होने के। तो वो है आपका कि अगर फिब्रोसिस हो, अगर क्या हो, फिब्रोसिस हो या फिर क्या हो, सिस्ट बने हो, फिब्रोसिस हो या फिर क्या बने हो, सिस्ट बने हो, या फिर एपोक्राइन मेटाप्लेजिया हो, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। एपोक्राइन मेटाप्लेजिया, फिब्रोसिस या सिस्ट बने हो, तो इसका क्या है, कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क। ठीक है, इसका कैंसर में डेवलप होने का कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क। लेकिन अगर क्या हो, इसके साथ डक्टल हाइपरप्लेजिया हो, अगर क्या हो, डक्टल हाइपरप्लेजिया, जो डक्ट्स हैं उनका हाइपरप्लेजिया हो जाए, हाइपरप्लेजिया हो, प्लस उसके साथ क्या हो, उसकी सेक्लोरोसिस हो, या फिर उसकी सेक्लोरोसिस हो जाए, सेक्लोरोसिस।
स्क्लेरोसिस हो जाए, स्क्लेरोसिस एडिनोसिस, स्क्लेरोसिस एडिनो, इसको हम पढ़ेंगे भी कल, ठीक है। डक्टल हाइपरप्लेजिया हो या स्क्लेरोसिस एडिनोसिस हो, तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 टाइम्स चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, 2 टाइम्स चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कैंसर में डेवलप होने के। उसके बाद अगर एटिपिकल हाइपरप्लेजिया हो, एटिपिकल हाइपरप्लेजिया हो, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें 5 टाइम चांसेस हो जाते हैं ज्यादा, किसमें, कैंसर में डेवलप होने के। तो अगर आपने यूएसएमएलई करना है तो आपके लिए ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन है कि अगर फिब्रोसिस, सिस्ट या एपोक्राइन है, तो इसमें कोई चांसेस नहीं होते कैंसर डेवलप होने के। अगर डक्ट का हाइपरप्लेजिया है और स्क्लेरोसिस एडिनोसिस है, तो उसमें 2 टाइम चांसेस होते हैं। और अगर एटिपिकल हाइपरप्लेजिया है, तो इसमें क्या होगा, इसमें 5 टाइम चांसेस ज्यादा होंगे। और डॉक्टर समीना पूछ रहे हैं जी एटिपिकल का मतलब क्या है, तो देखो हाइपरप्लेजिया जो होता है वो मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर किसी सेल का हाइपरप्लेजिया हो रहा है और जो न्यूक्लियाई है वो एटिपिकल बन रहे हैं, न्यूक्लियर, हमने कल एक वर्ड पढ़ा था न्यूक्लियर एटिपिया, ठीक है, न्यूक्लियर एटिपिया। अगर जो न्यूक्लियस है वो मतलब डिफरेंट किस्म के बन रहे हैं, वो मतलब टिपिकल न्यूक्लियस नहीं बन रहे, अब नॉर्मल न्यूक्लियस बन रहे हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो आगे जो हाइपरप्लेजिया वो आगे कैंसर में डेवलप हो जाए। तो अगर जो हाइपरप्लेजिया वो एटिपिकल हाइपरप्लेजिया है डक्ट्स का, तो इसमें 5 टाइम चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे कैंसर के। तो मुझे जल्दी से शाबाश सारे लावे बताएंगे कि फिब्रोसिस्टिक चेंज की समझ आ गई है या मसला है अभी भी। मुश्किल तो नहीं लग रहा, आसान है वैसे टॉपिक। अभी आपको अगर ये मुश्किल लग रहा है ना, तो आप इसको बाद में एक दफा रीड करोगे तो बिल्कुल आसान, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। पहली पहली दफा जब आप करते हो ना, तो आपको मुश्किल ही लगता है ये। चलें जी, आई होप कि आपको बात समझ आ गई है। हम आगे चलते हैं जी। डॉक्टर समीना थैंक यू सो मच फॉर कम्प्लीमेंट। तो हम आगे चलते हैं, और एपोक्राइन मेटाप्लेजिया भी हो गया। आगे है जी हमारा, आगे हमारा इंट्राडक्टल पेपिलोमा, ठीक है। आगे क्या है, इंट्राडक्टल पेपिलोमा है। ये भी एस्ट्रोजन इंक्रीज की वजह से हो सकता है जी। ये एस्ट्रोजन इंक्रीज की वजह से भी हो सकता है, इसकी डिफरेंट काजेज हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली ये स्टार्ट होता है सिस्ट से, मतलब एस्ट्रोजन ज्यादा होगा, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होगा, उससे क्या होगा, सिस्ट बनेंगे, जब सिस्ट बनेंगे तो फिब्रोसिस होगी, जब फिब्रोसिस होगी तो फिर उससे आगे ये सारे मसाइल चलेंगे। ठीक हो गया। जो तीसरे नंबर पे है, आगे है जी इंट्राडक्टल पेपिलोमा, ठीक है। इंट्राडक्टल पेपिलोमा, ये लास्ट डिजीज है, बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंट्राडक्टल पेपिलोमा, ये बहुत आसान सी बातें हैं इसमें। इसकी डेफिनेशन पहले तो लिखते हैं, इंट्राडक्टल पेपिलोमा। इसकी डेफिनेशन आई थिंक बुक पे इस तरह नहीं लिखी हुई, इसको लिख लो। बुक वाले इसकी इसमें डेफिनेशन ये है कि प्रोलिफरेशन ऑफ, ठीक है, इट इज प्रोलिफरेशन ऑफ नॉर्मल एपिथेलियम, इट इज प्रोलिफरेशन ऑफ नॉर्मल एपिथेलियम, कि जो नॉर्मल एपिथेलियम है उसकी क्या होगी, प्रोलिफरेशन होगी विद इन लार्ज डक्ट्स, विद इन विद इन लार्ज डक्ट्स। जो लार्ज डक्ट्स हैं उनमें अगर अब नॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाए तो इसको हम कहते हैं इंट्राडक्टल पेपिलोमा, विद इन लार्ज डक्ट्स बीनीथ बीनीथ एरियोला, ठीक है, बीनीथ एरियोला, बीनीथ एरियोला, एरियोला के नीचे जो लार्ज डक्ट्स हैं, जो मेन डक्ट्स है या जो लेक्टिफेरस डक्ट है, अगर उसमें क्या हो जाए, अगर उसमें अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाए, तो इसको हम कहते हैं इंट्राडक्टल पेपिलोमा, इंट्राडक्टल पेपिलोमा। अब आपने एक चीज बहुत अहम याद रखनी है, जो मैं रेड से लिखता हूं, कि इसमें जो ग्रोथ होती है, जो प्रोलिफरेशन होती है, वो क्या होती है, इसमें जो प्रोलिफरेशन होती है, सेल ग्रोज, ठीक है, सेल्स ग्रोज, ठीक है, सेल ग्रो करते हैं, सेल ग्रो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब जिस तरह उंगलियां होती हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह ये ग्रो करते हैं। तो मुझे शाबाश जल्दी से बताएं कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम डॉक्टरी की जुबान में क्या कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं पेपिला। तो इसलिए हम इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इंट्रा का मतलब होता है अंदर, ठीक है, इनसाइड। डक्टल का मतलब क्या है, डक्ट्स। पेपिल, पेपिल का मतलब क्या है, पेपिल मतलब कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। एंड ओमा का मतलब क्या है, बिनाइन। तो इट इज बिनाइन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द डक्ट्स। तो इसके नाम से हमें पूरी इसकी डेफिनेशन पता चल गई है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द डक्ट दैट आर बिनाइन, दैट आर बिनाइन। तो बिल्कुल आसान सी बात है, ओके। उसके बाद अब क्या होगा, अब क्या होगा कि ये जो पेपिला है, देखो फर्ज करो ये डक्ट है ना, ठीक है, फर्ज करो ये डक्ट है, तो अंदर क्या होगा, अंदर ना इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनेंगी, इसको हम कहेंगे इंट्राडक्टल पेपिलोमा, इसको हम क्या कहेंगे, इंट्राडक्टल पेपिलोमा कहेंगे, ओके। अब ये जो पेपिला है, ये जो पेपिला है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जब ये क्या करेंगे, जब ये रप्चर करेंगे, जो पेपिला है ये क्या करेंगे, रप्चर करेंगे, तो ये क्या करेंगे, ब्लीड करेंगे। जब ये ब्लीड करेंगे तो क्या होगा, जब ये ब्लीड करेंगे तो क्या होगा, ब्लड आएगा किसमें, ब्लड इन डक्ट्स। तो मुझे शाबाश जल्दी से ये भी बता दें कि जो इंट्राडक्टल पेपिलोमा है, इसमें हमें जो डिस्चार्ज है वो ब्लडी डिस्चार्ज होगा या नॉन ब्लडी डिस्चार्ज होगा, हमें जो ब्रेस्ट होगी उससे खून निकल रहा होगा या नहीं निकल रहा होगा, जल्दी बताएं। यस ऑफ कोर्स ही बात है कि अगर वो जो पेपिला जब वो ब्लीड करेंगे तो क्या होगा, उसमें ब्लड इन डक्ट आएगा और उसको क्या होगा,
ब्लडी डिस्चार्ज, ठीक है, ब्लडी डिस्चार्ज होगा उसके निपल से, ठीक है, ब्लडी डिस्चार्ज होगा। ओके, ये भी हमें बात समझ आ गई है। उसके बाद अब ये बात समझने वाली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आपने कंफ्यूज हो जाना है, लेकिन आपने इस यहाँ पे गौर करना है, आपको ये 2 मिनट की बात है, आपको समझ आ जाएगी। देखिए, इट इज करेक्टराइज्ड बाय फिब्रोवेस्कुलर प्रोजेक्शंस लाइंड बाय एपिथेलियल एंड मायो एपिथेलियल सेल्स। अब जरा इसको समझते हैं। देखो, देख ये हमने एक मैंने जो रेड से बनाया है, जो अंदर एपिथेलियम होता है, जो अंदर एपिथेलियम होता है इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनल एपिथेलियम। जो बाहर एपिथेलियम होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मायो एपिथेलियम, इसको हम क्या कहते हैं, मायो एपिथेलियम। ओके, अब जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो मैं ग्रीन से बनाने लगा हूं, जो मैं ग्रीन यहाँ पे मैंने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाई है, अगर तो ये प्रोजेक्शन, अगर तो इस प्रोजेक्शन के ऊपर दोनों एपिथेलियम है, आपका मायो एपिथेलियम भी है और आपका कौन सा है, आपका जो ल्यूमिनल एपिथेलियम है, दोनों एपिथेलियम देखो, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसके ऊपर एक कौन सा है, मायो एपिथेलियम, और एक कौन सा है, एक आपका कौन सा है, ल्यूमिनल एपिथेलियम। अगर दोनों एपिथेलियम प्रेजेंट हैं, अगर दोनों एपिथेलियम प्रेजेंट हैं, तो इस ये क्या होगा, ये बिनाइन होगा। ये क्या होगा, बिनाइन होगा, ये इतना खतरनाक नहीं होगा। इसको हम कहेंगे फिब्रोवस्कुलर प्रोजेक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, फिब्रोवस्कुलर प्रोजेक्शन। और ये किस में होता है, देखो मैं इसको लिखता हूँ, फिब्रो फिब्रोवस्कुलर प्रोजेक्शन, वस्कुलर प्रोजेक्शन जो होगी वो क्या होगी, बिनाइन होगी, ठीक है, वो बिनाइन होगी। वो बिनाइन कब होगी, ये बहुत समझने वाली बात है। वो क्या होगी, बिनाइन होगी। बिनाइन कैसे होगी, अगर उसमें क्या है, अगर उसमें बोथ एपिथेलियम है, उसके ऊपर क्या है, बोथ एपिथेलियम प्रेजेंट है। अगर उसमें दोनों एपिथेलियम प्रेजेंट है तो वो क्या होगी, बिनाइन होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर अब ये जो फिब्रोवस्कुलर प्रोजेक्शन है, मतलब एक फीमेल है, उसको ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है, और उसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसमें दोनों एपिथेलियम प्रेजेंट है, तो हमें पता चल गया कि ये बिनाइन होगी। और ये किस में होगी, ये प्री मेनोपोजल वुमेन में होगी, ये प्री मेनोपोजल वुमेन में ज्यादा होगी। जो जिनका भी मेनोपोज नहीं आया या मेनोपोज करीब है, उनमें ये ज्यादा होगा ब्लडी डिस्चार्ज। हमने इसको डिस्टिंग्विश करना होता है, हमने इसको डिस्टिंग्विश करना होता है फ्रॉम कार्सिनोमा, डिस्टिंग्विश फ्रॉम कार्सिनोमा। हमने इसको कार्सिनोमा से क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है। अब कार्सिनोमा क्या होगा, कार्सिनोमा सेम यही होता है, जो कार्सिनोमा होता है, जो फिब्रोवस्कुलर कार्सिनोमा है, वो भी सेम यही चीज है, लेकिन उसमें जो आपका एपिथेलियम होगा वो सिर्फ ल्यूमिनल एपिथेलियम होगा। देख मैं इसमें लिखता हूं बड़ा क्लियर कट करके, इसको भूलना नहीं है। इसमें ओनली luminal epithelium होगा, only luminal epithelium will be there, only luminal epithelium will be lining, only luminal epithelium present, no नो मायो एपिथेलियम। अगर दोनों हैं तो उसको हम कहेंगे बिनाइन है। और अगर सिर्फ एक है, ठीक है, अगर सिर्फ एक है, अगर सिर्फ एक है तो उसको हम कहेंगे कार्सिनोमा। तो नो नो मायो एपिथेलियम, ठीक है। अगर जो मतलब जो अपना दो, अगर दोनों हैं तो उसको हम बिनाइन कहेंगे, अगर सिर्फ एक है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कार्सिनोमा, ठीक है। तो अगर मायो एपिथेलियम नहीं है, सिर्फ आपका ल्यूमिनल एपिथेलियम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कार्सिनोमा, और ये खतरनाक होता है। एंड इस जो कार्सिनोमा है इसका रिस्क इंक्रीज विद एंड पोस्ट मेनोपोजल वुमेन। मतलब ये हमें मोस्टली किन में मिलेगा, पोस्ट मेनोपोजल वुमेन में मिलेगा, पोस्ट मेनोपोजल वुमेन में मिलेगा, कि जिनका मेनोपोज गुजर चुका है, उनमें हमें ये मोस्टली मिलता है। ठीक हो गया, तो ये बहुत अहम बात थी कि अगर आपको दोनों मिलते हैं तो आपने कहना है ये बिनाइन है, अगर आपको एक मिलता है तो आपने कहना है कि ये क्या है, कार्सिनोमा है। समझ आ गई है, जल्दी बताएं, शाबाश जी डॉक्टर काशिफ। लाइक एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा पेपिला थे हिस्टो पर। जी जी आप सही कह रहे हैं, जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा था उसमें भी हमें पेपिलोमा मिलता है। जल्दी बताएं, समझ आई है या नहीं आई। बाकी ये बहुत आसान है, अगर आपको अभी मुश्किल भी लग रहा है ना, तो जब आप इसको बुक से रीड करोगे आपको ये बहुत आसान लगेगा, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं।